हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांटिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज करेंगे हम अरबिक क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हर रोज मेरे चैनल पे क्लासेस होती हैं, हर रोज सुबह 9 बजे सेशन अपलोड होता है। उस सेशंस को देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। 10 दिन से भी कम दिन रह गए हैं, हर रोज एक मॉक होता है, एक दिन क्वांट्स का, एक दिन रीजनिंग का। सो इन सारे क्लासेस को कीजिए तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक का। उसमें क्या रखा है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो कि आप एग्जामिनेशन बहुत पास रह गए। आप देखो आप किस अप्रोच से कर रहे हो और मैं किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं कि कहता है ऋषि मिक्स 100 लीटर ऑफ वाटर विच इज फ्री विद 250 लीटर ऑफ मिल्क costing rupees 10 per liter and sold 4 by 7th of the mixture at 8 rupees. Then he added X plus 50 liter of water in the remaining mixture and sold it for 6 rupees per liter. If the earning of the pro if the earning a profit of 900 in the whole transactions, then find the value of X. Okay, ये कहता है कि एक कोई मिक्सचर है, उसमें 100 लीटर तो अपने पास वाटर है, 100 लीटर वाटर है एंड 250 लीटर उसमें मिल्क है। ठीक है, टोटल अपने पास 350 लीटर का सामान है। ठीक है, उसके बाद उसमें से ये कहता है कि जो इसका मिल्क है, ये इसका जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज पर लीटर है, यानी इसकी कॉस्ट 10 रुपीज पर लीटर है। वाटर की कॉस्ट 0 है। तो पूरा जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500। ये अपने पास पूरा का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं कि 4/7 ऑफ द मिक्सचर, 4/7 ऑफ द मिक्सचर, वाटर और मिल्क का निवेशन 4/7 ऑफ द मिक्सचर, यानी 350 का 4/7। तो कह रहे हैं 4/7, ये देखिए 200 लीटर। 4/7 ऑफ द मिक्सचर ही सोल्ड 8 रुपीज पर लीटर। तो 8 रुपीज पर लीटर पे बेचता है, तो 1600 रुपये का तो उसने ये बेच दिया। देन ही एडिड एक्स प्लस 50 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 250 लीटर तो यहाँ बेच दिया, पीछे बच गया उसके पास 150 लीटर। उसके अंदर उसने x+50 और ऐड कर दिया, x+50 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 200 प्लस एक्स लीटर। ठीक है, इस इस पार्ट को उसने ही सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज पर लीटर। उसने इसको 6 रुपीज पर लीटर पे बेच दिया। तो जो 6 रुपीज पर लीटर पे बेचा, ये बिकेगा 1200 प्लस 6x पे। 1600 का एक बेच दिया, 1200 प्लस 6x पे एक बेच दिया, और इन दोनों के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ 900 रुपीज इन द होल ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500। उसको 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। ठीक है, और सेल कितने की है? 1600 और 1200 की है, यानी 2500 प्लस 900। ठीक है, ये हो जाएगा 3400 सेलिंग प्राइस। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है इसकी 1600 प्लस 1200, यानी 2800। तो ये प्लस 6x। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 6x। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 100। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या है? 100। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज 100। ओके, गॉट इट? समझ आया आपको? देखो क्लर्क मेंस में आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस क्लर्क मेंस में नहीं मिलते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि इसी कट ऑफ वैसे भी काफी हाई जाती है अदर मेंस के कंपैरिजन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है? अ बैग कंटेन्स x प्लस 3 पिंक, y येलो, 6 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स taken randomly and probability of getting both the yellow balls is 2/51 and find the probability of getting 3 different color balls। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 3 अलग अलग टाइप की बॉल्स हैं, उसमें से उसने 2 बॉल्स पिक किए हैं येलो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। उसके बाद ये पूछता है कि तीनों अलग अलग कलर की बॉल पिक करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सारे क्वेश्चन का सिनेरियो ये है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 3 टाइप की बॉल है इसमें, पिंक, येलो एंड ब्लू। तो पिंक है वो है अपने पास x+3, येलो है 4, एंड जो ब्लू बॉल है वो है 6। एंड उसने क्या है कि 2 बॉल्स उसने पिक किए, प्रोबेबिलिटी है येलो, दोनों बॉल येलो हैं। तो जो येलो की प्रोबेबिलिटी, 2 येलो बॉल पिक की है, तो हो जाएगा 4C1, 4C2, क्योंकि 2 बॉल पिक की है, ये हो जाएगा 4 × 3/2। ठीक है, अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में कितनी बॉल पिक की है? 2 बॉल पिक की है, और टोटल बॉल है कितनी अपने पास? 6 4 10 13। टोटल है अपने पास 13 प्लस एक्स। ये 13 प्लस एक्स है, ये हो जाएगा अपने पास 13 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स अपॉन में 2। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है 2/51। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखते हैं इसे एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इससे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 6 5 अपने पास, हाँ तो है नहीं ना, 150, 13x प्लस 12x प्लस एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स की स्क्वायर प्लस 25x, यहाँ आ जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा ये अपने पास 150। ओके, तो इसका जब अपने रूट्स निकालेंगे तो वो आ जाएंगे अपने पास माइनस का 30 प्लस का 5। ठीक है, दो रूट्स आ जाएंगे। अब 30 माइनस में तो बॉल्स हो नहीं सकती, बॉल सिर्फ प्लस में ही होंगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, और हमें एक्स की वैल्यू कहाँ चाहिए, जो पिंक बॉल है, यानी हमको पता चलेगा कि पिंक बॉल एक्चुअल में कितनी थी, 3 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 5 थी, तो पिंक बॉल थी हमारे पास 8। अब उसने कहा है कि 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल्स लेनी है, यानी हमको एक पिंक को पिक करनी है, एक येलो पिक करनी है, और एक ब्लू को पिक करना है। जब इन तीनों कलर, तीनों बॉल्स को पिक करता है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। ठीक है, तो एक पिंक, एक येलो, एक ब्लू। ठीक है, तो इनके जो बनेगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8c1 इन, ये हो जाएगा 8c1 टू 4c1 टू 6c1। ओके, अब उनमें टोटल हो जाएगा, टोटल कितनी है अपने पास, 6 4 10 और 8 18 है, 18c3। ये बनेगी इक्वेशन अपने पास। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 18 इंटू 17। फोन में 18 6 थी ना, तो ये आएगा 3 इंटू 2, तो ये आएगा 6 3 18, यहाँ से कट जाएगा, और 3 को 8 16, 4 दूनी 8, 2 से कट गया 4, यहाँ भी आ गया 4, ये बच गया अपने पास 4/17। आंसर आएगा 4/17, एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 4/17। ओके, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है, उसके क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, फॉर्मूलेस आते हैं आपको अच्छे से, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये आपको देखते करने वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी छोड़ने ही नहीं है। और ये मत सोचना एग्जामिनेशन में कि अर्थमेटिक को बिल्कुल सारे बाद में ही कर देंगे, अगर दिख रहा है ना कि ये आता है तो उसको वहीं का वहीं सॉल्व कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का ही है यहाँ पे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, पाइप एंड सिस्टम का है। इसमें क्या रखा है कि पाइप ए एंड बी इंडिविजुअली कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। Both the pipes are open together, and after 3 minutes, pipe A is closed. Then remaining tank is filled by pipe B and outlet pipe C. यहाँ तीन टाइप की पाइप है, पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी। पाइप ए एंड बी है वो इनलेट पाइप है, मतलब वो पानी को टैंक में डाल रही है, एंड सी इज आउटलेट पाइप, मतलब वो पानी को टैंक से बाहर निकाल रही है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, इसमें पहले ए है जो कि 12 सेकंड में टैंक को फिल करती है, पर बी है जो 18 सेकंड में टैंक को फिल करती है, फिर है सी, और सी के बारे में क्या रखा है, ये 36 मिनट, सेकंड सॉरी मिनट में टैंक को एम्प्टी कर देती है। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, वहां पे आप भी कोशिश करना इसको इसी तरह से लिखो ताकि आपको पता चल जाए वहां पे, वरना कभी बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। कैल्शियम ले लेंगे 36 3 2 1 ब्रैकेट में। अब उसने क्या है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, बोथ द पाइप्स ए एंड पी, दोनों की बात हो रही है, आर ओपन टुगेदर, एंड आफ्टर 3 मिनट्स ए पाइप इज क्लोज। दो पाइप शुरू होती है ए एंड बी, दोनों की एफिशिएंसी है 5। 3 मिनट बाद 15 काम कर लिया इन्होंने, ए प्लस बी ने, ए पाइप बंद हो जाती है। अब पाइप ए पाइप बंद होगी तो पाइप बचगी बी, उसको बी पाइप उसको फिल करती है, रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय पाइप बी एंड ऑन आउटलेट पाइप सी। यहाँ पे सी पाइप और इंक्लूड हो जाती है बी, अब बचा हुआ काम बी एंड सी पाइप करती हैं। तो हमको बताना है कि वो टैंक को कितने टाइम में फिल हुआ है। टोटल काम था अपने पास, टैंक का टोटल यूनिट थी 36, 15 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद अपने पास बची 21 यूनिट। बी की एफिशिएंसी थी 2, एंड ए की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी थी 1, तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितनी बचेगी 1, क्योंकि सी तो आउटलेट पाइप है, तो उसको 21 यूनिट फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 21 मिनट लगेगा। और 3 मिनट काम ये पहले हो चुका था, 21 मिनट काम अब हुआ है, टोटल काम कितना होगा 21 + 3 24 मिनट। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 24 मिनट। ओके, समझ आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। और अगर आप चाहते हो कि डेली ऐसी प्रैक्टिस करना और आगे 2026 के लिए भी रेगुलर क्लासेस करना चाहते हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी। उन क्लासेस को कीजिए, वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। क्वांट और रीजनिंग दोनों की क्लासेस होंगी यहाँ पे। इसमें कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए दे रखी है हमें x+30, उसके बाद कॉस्ट प्राइस दे रखे ए एंड बी का 3:4, सेलिंग प्राइस दे रखे ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। एक टेबल बना लेते हैं, हमारे पास हैं कितने आइटम ए बी सी एंड डी है, उनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, और शायद मार्केट प्राइस भी होगा इसमें। एक टेबल बना लेते हैं इसकी ए बी सी एंड डी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, फिर आगे आ जाएगा इसका मार्कअप प्राइस। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें
कॉस्ट प्राइस दे रखी है ए की एक्स प्लस 30, उसके बाद रेशियो दे रखा है 3/4, यहाँ तो हो जाएगा, पर यहाँ पे भी पॉइंट्स में चला जाएगा ना सब कुछ, x/3 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं एक्स जो हमें यहाँ पे कटे ना, क्योंकि आगे भी हमारे पास 33% है, फिर आगे भी रेशियो है, तो कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसको हमारा ये x+30 है, इसकी वैल्यू कुछ एक ऐसा नंबर लेते हैं जो सभी से डिविजिबल हो जाए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने में ईजी होता है, ज़्यादा पॉइंट्स में होता है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। तो क्या नंबर ले सकते हैं हम, आगे 3 से भी कट रहा है, 3/3 भी हो रहा है, 9 ले लेते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो 9y मान लेते हैं, 9y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ x+30, ठीक है, समझ आ जाएगा, 9y की वैल्यू x+30 मैंने मान ली। अब उसने कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए x+30 यानी 9y, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 9y। अब उसके बाद दे रखे रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ए एंड बी का रेशियो दे रखे 3/4, ये हो जाएगा अपने पास 12y, ठीक है, ये 12y हो गया। उसके बाद कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 12y। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सी एंड डी सेम, सी एंड डी का सेलिंग प्राइस सेम है, ये अपने पास सेम देखते हैं आगे। उसका कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 33.33% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी 1/3 ज़्यादा है सी का कॉस्ट प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1/3 ज़्यादा है ना, ये आ जाएगा 16y। उसका कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी इज 2x+60, डी की वैल्यू है, डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2x+60। अब देखो मैंने 9y अज्यूम किया था कितना x+30 को, और जो d का कॉस्ट प्राइस है वो है 2x+60, मतलब उसका डबल है, डायरेक्ट डबल आ रहा है ना, तो जो d का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा अपने पास 18y, y में कन्वर्ट कर लिया मैंने सारा कुछ। तो कहते हैं रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी 3/4, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी, हाँ तो कॉस्ट प्राइस आइटम बी का 18, तो ये हो जाएगा 18/4 इंटू 3, 4 से 20 आ जाएगा अपने पास 13.5y, फिर भी पॉइंट में आएगा कितना भी कुछ कर लो, चलो। आइटम सी सोल्ड 25% प्रॉफिट, सी को 25% 1/4 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये हो जाएगा 20y में बेचा है यानी सी को। और हमको ये दे रखा था कि सी एंड डी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड डी सेम, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा, तो डी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो भी आ जाएगा 20y, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है प्रॉफिट अमाउंट इन आइटम डी 40, तो जो डी को प्रॉफिट हुआ है वो 40 है, और प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस थी 20y एंड कॉस्ट प्राइस थी 18y, तो ये 2y की वैल्यू है जो प्रॉफिट है हमारा ये 40, तो y आ जाएगा अपने पास 20, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आगे तुम सबको फिल कर लेते हैं पहले, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपने पास 180, 12 दूनी 24, 16 32, यहाँ पे भी आ जाएगी 12 दूनी 24, 270, मार्क प्राइस के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा अपने को ना। और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी, अब देखो 9y की वैल्यू थी हमारे पास, हम y की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी 20, अब 20 को हम इसमें रख देते तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 9y 180 इज इक्वल टू x+30, ये था यानी 150 आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 150, ये y तो हमने अज्यूम किया था, तो वैल्यू तो हमको x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है जेड कॉस्ट प्राइस थी x+30 यानी 150 + 30 180 कॉस्ट प्राइस था, ओके गॉट इट, सारी वैल्यूज निकल गई, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना था, थोड़ा सा पॉइंट्स थे इसमें, थोड़ा सा इसमें रेशियो का भी कॉम्बिनेशन था, तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, तो थोड़ी सी आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, आफ्टर ऑल मेंस है। उसका इसमें कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी इज 2x, x की वैल्यू 150 थी, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी रहेगा 300, ये है बी का सेलिंग प्राइस, अभी निकाली थी ऊपर ही पड़ी थी दिमाग में। देन द सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आइटम बी एंड आइटम ए इज y, ये y वो नहीं है जो हमने निकाला था, ये इसने अपनी तरफ से y दी है, तो उस y को मत इंक्लूड करना, वो तो हमने ऐसे जूम किया था, हमें पता नहीं था क्वेश्चन में आगे ये y भी पूछ लेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि देन द सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आइटम बी एंड ए इज y एंड सम ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ आइटम सी एंड डी इज z, और b का सेलिंग प्राइस दे रखा है अगर 300, ए और बी का प्रॉफिट, ए का तो प्रॉफिट वैसे ही है, सिर्फ बी में चेंज किया इसने, जो ए का प्रॉफिट है अपने पास वो है 180 में से 240 में से 180 है, ए का तो प्रॉफिट है 60, बी था का सेलिंग प्राइस है 300 और कॉस्ट प्राइस है 240, बी का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो भी आ जाएगा 60,
फिर उसके आगे से सी का जो प्रॉफिट है वो है 80 एंड डी का प्रॉफिट है 4। हमको ये क्या रखे था कि ए एंड बी का जो प्रॉफिट है, सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज वाई एंड प्रॉफिट ऑफ सी एंड डी इज जेड। ए एंड बी जो इनका प्रॉफिट है इसकी वैल्यू वाई है, सी एंड डी इसका प्रॉफिट है ये है जेड। वाई हो जाएगा अपने पास 120 और जेड भी हो जाएगा अपने पास 120। ठीक है 120 और हमको ऐड करना है वाई प्लस जेड यानी 240 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 120 240। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट में कहता है कि इफ आइटम ए एंड बी इज मार्क्ड बाय 50% एंड 60% रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आइटम ए एंड बी। अगर ए और बी को 50% और 60% से मार्कअप कर दिया जाता है तो उसमें डिस्काउंट कितना मिला। तो हमको पहले ए और बी के उसके लिए कॉस्ट प्राइस भी चाहिए और उसका सेलिंग प्राइस भी चाहिए। ए और बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 180 240 240 और 270। 240 और 2 ऐसा ए बी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कहते हैं ए का 50% से अबव होगा उसका मार्कअप प्राइस। ठीक है तो इसमें 90 और ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 270 जो ए का मार्कअप प्राइस है। और जो बी का मार्कअप प्राइस है वो 60% अबव हुआ है इसे बी से, इसका 60% हो जाएगा 388। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आइटम ए एंड बी। ए और बी में जो डिस्काउंट परसेंटेज आया वो कितना आया है। ठीक है तो ए में को कितना मिला है, यहाँ डिस्काउंट 30 का डिस्काउंट था 270 पे 1/9 हो गया तो 11.11 हो गया ए का। और जो बी को डिस्काउंट मिला है वो मिला है 277 था 388 में से। तो ये बना था अपने पास 118 118 ए 144 आएगा 114 अपॉन काटें दो से कटेगा लगभग 30 के समथिंग आ रहा है इसका जो पॉइंट आएगा। तो इसमें से देख लेते हैं डायरेक्टली कितना बनता है। तो 18.57 निकलता है, यहाँ तक बन जाएगा 19 पॉइंट समथिंग दिख रहा है मेरे को। 18.57 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सी एंड डी तो होगा नहीं, अगर कुछ नन ऑफ दीज होता फिर भी हम करते आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 18.57%। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम डी एंड ई 4:5 इफ ई इज मार्कअप बाय 60% एंड सोल्ड 10% डिस्काउंट देन फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ डी ऑफ ई एंड सी। अब हमें यहाँ ई के बारे में बता रखे हैं, ई के बारे में कुछ डेटा दे रखे हैं, हमें उसके लिए ई का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या रखा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डी एंड ई। डी का कॉस्ट प्राइस कितना था, डी का कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 360। ठीक है डी का कॉस्ट प्राइस था 360। ए का जो ई और ए का जो रेशियो है कॉस्ट प्राइस का वो है 4/5। देखो 4 × 5 तो 450 क्या जाएगा अपने पास। डी का नहीं ये ई का है अपने ई का कॉस्ट प्राइस। उसको क्या रखे मार्कअप बाय 60%। 60% से मार्कअप होता है इसका 60% कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 24 तो इसका मार्कअप निकल जाएगा अपने पास 7 5 12 4 क्या रहेगा इसका मार्कअप प्राइस। और उसके बाद इसने डिस्काउंट दिया इस पर 10%। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट लेस कर देंगे इसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। अब हमें पूछा फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड सी। ई और सी का सेलिंग प्राइस कितना है। ई का सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, सी का सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ई का सेलिंग प्राइस था अपने पास 400। ई का सेलिंग प्राइस है 400। अब हमें इसको ऐड कर देना है के लिए तो यह देगा 1048। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1048। ओके गॉट इट समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, आपको आरआरबी पीओ मेंस में भी मिले थे, तो आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में भी मिलने के बहुत चांसेस हैं और हर मेंस में मिलते हैं आपको। तो इन क्वेश्चंस को जितना हो सके अच्छे से करना। डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया और ये सब अर्थमेटिक की पार्ट है। अगर आप अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कर दो तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब बहुत मैटर करता है अर्थमेटिक का अच्छा होना। ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको बता दूं हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन सारी क्लासेस को देखो, वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसमें देखते हैं कि
फर्स्ट क्वेश्चन तो कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की एज के उनका डिफरेंस निकालने में। ए और बी की एज का डिफरेंस निकालना में, उसके लिए हमें ए और बी की एज चाहिए, एक्चुअल एज चाहिए। स्टेटमेंट 1 से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहता है कि एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 40। बी और सी की जो टोटल एज है वो 80, ये क्वेश्चन में दे रहा है। सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड डी दैट इज 44। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी दे रखे हैं, ए और सी का रेशियो दे रखा है 4:3। एंड ये इसको क्या रखा है, एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए की एज 10 साल बाद उतनी होगी जितनी बी की एज आज है। इसका मतलब ए की एज 10 साल छोटी है बी से। ये क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ए की एज 10 साल कम है बी से। अब अगर मैं इसमें देखूँ, हमें चाहिए ए और बी की एज चाहिए, इसको मैं मान लेता हूँ 4x और 3x। ए की और सी की एज आ जाएगी, और ये देखा ए की एज 10 साल कम है बी से, बी की एज क्या हो जाएगी 4x + 10 बी की एज। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में लगता हूँ, हमारे पास बी की एज है, सी की एज भी है, तो यहाँ में दे रखे बी + सी इज 80। इसका मतलब 4x प्लस बी की एज हो जाएगी 4x + 10, सी की एज हो जाएगी 3x। इसकी वैल्यू दे रखी है 80, ये हो जाएगा अपने पास 7x = 70। एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है अपने पास, और हमें ए और बी की एज फाइंड करनी है। तो ए की एज हो जाएगी अपने पास 40 एंड बी की एज हो जाएगी अपने पास 50। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस बताना, 10 डिफरेंस आ जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 से तो हमारा आंसर क्लियरली आ रहा है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में हमें कहता है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड डी इज 5:6। ठीक है, ए एंड डी की दे रखी है, उसको लिख ही लेते हैं ना। ए एंड डी का जो रेशियो है 5:6। सम ऑफ द एजेस ऑफ ए + बी 50 है, एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ सी एंड डी, तो सी एंड डी के दे रखे 5:8, यानी इसको मैं मान लेता हूँ 5:8। तो ये हो जाएगा 6 8 6 48 और 8 5 40। ये रेशियो आ गया हमारे पास ए डी एंड सी का, और हमें फाइंड करनी है ए एंड बी की एज। लेकिन हमें ए एंड डी बी की एज फाइंड करने के लिए हमें ए और बी दोनों का रेशियो चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ए और बी की इंडिविजुअल एज कभी फाइंड नहीं कर सकते। हम सम ऑफ ए + बी दे रखा है, लेकिन हमको चाहिए डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर नहीं आता, ओनली स्टेटमेंट 1 alone is sufficient, statement 2 alone is not sufficient is our right answer, option number A। okay, got it। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए इज व्हाट % ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए को बताना है कि बी से उसका परसेंटेज में कितना है, तो उसके लिए हमको दोनों की कॉस्ट प्राइस चाहिए, ए की भी चाहिए और बी की भी चाहिए। तो फर्स्ट में हमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम ए एंड बी। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस when both the item A and B sold 25% profit is ₹20। दो आइटम ए और बी दोनों को 25% प्रॉफिट बेचे, तो दोनों में डिफरेंस होता है 25 का। ठीक है, तो ए की मान लेते हैं अपने पास 4x थे कॉस्ट प्राइस, बी का था 4y कॉस्ट प्राइस, और जो दोनों को बेचा 25% प्रॉफिट पे, ये हो जाएगा अपने पास 5x एंड 5y, ये दोनों का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या रखे, दोनों के बीच का जो इनका डिफरेंस है वो 25 है, किसका ज़्यादा है किसका कम है अभी हमें कुछ नहीं पता। When item A is sold ₹186, then the profit of the item is 55। जब आइटम ए को 156 से बेचे तो उसको प्रॉफिट हुआ है 55 का, तो यानी उसको 155 हो गया ये। ठीक है, जब ए को हमने 186 पे बेचा तो उसको 55% का प्रॉफिट है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ से 100। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, 1 12, यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है, तो ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ से 120, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा ए का 150। ए का कॉस्ट प्राइस भी आ गया, ए का सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब हमें यहाँ डिफरेंस दे रखा है, और हमें कंपैरिजन करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, यानी 4y की वैल्यू भी हमको चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा। 4y के लिए हमारे पास लेकिन 5x और 5y का डिफरेंस दे रखा है 25, बट हमें ये नहीं दे रखा कि डिफरेंस में कौन ज़्यादा है कौन कम है। मतलब कि ये आइटम जो 5y है, ये वैल्यू 125 भी हो सकती है और ये वैल्यू 175 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। बट हमें जब तक एक्यूरेट पता नहीं चलेगा तो हम निकाल नहीं सकते y की वैल्यू। इसके लिए स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर नहीं है, उसको पहले बताना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो किसका ज़्यादा है।
स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आता। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में कहता है द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज 6। When item B is sold 60% profit and 55% profit. ओके 60% प्रॉफिट, मान लो आइटम बी है जो वो 100x है, अगर उसको 160 में बेचते हैं, 60% प्रॉफिट और 155 में बेचते हैं, ठीक है, तब जो उनका सेलिंग प्राइस है, तो ये जो डिफरेंस है 5x, इसकी वैल्यू है 6। ये कह रहा है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी 7:6। 5x की वैल्यू है 6 और हमारा बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 100। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की वैल्यू हो जाएगी 6/5 इंटू 100, यानी ये हो जाएगी 20। तो ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 120। ठीक है, तो 100x की वैल्यू आ जाएगी 120 आ जाएगी, नहीं यहाँ आ जाएगी 120। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए एंड बी। ए और बी का कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, ये बी का कॉस्ट प्राइस और ए का, इसका रेशियो भी दे रखा है 6:7, ये हो जाएगा 140। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, ए का कॉस्ट प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस चाहिए था, उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमारा ए का भी आ गया, बी का भी कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें पता है। ओके, हमारा इसमें आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। गॉट इट। आपको भी एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है, सीधा पढ़ के नहीं कर देना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना है, कि हो भी रहा है नहीं, कभी कभी एग्जामिनेशन आपको घुमाने की कोशिश करता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए। ए की मंथली इनकम फाइंड करनी है, उसके बाद में कहता है कि इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी if B's monthly income is increased by 25% and B spends 75% of income and saving is 8,000। हमें ए की इनकम फाइंड करनी है, और ए की इनकम क्या 20% मोर देन बी है, ये हमें देखिए बी की 100 है तो ए की तो 120 है। ठीक है, और बीस मंथली इनकम क्या कह रहा है, इफ बीस मंथली इनकम इंक्रीज बाय 25%, बी की मंथली इनकम तो बढ़ गई 25%, एंड बी स्पेंड 3/75%, यानी इसका 3/4 ये स्पेंड कर देता है, एंड बी सेव 88,000, यानी इसको एक्स मान लेते हैं सबको, यानी इस 125 का जो सेव करता है जो 1/4 है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8,000, और हमें फाइंड करना है मंथली इनकम ऑफ ए। 125/4 की वैल्यू निकल जाएगी, हमें फाइंड करने वैल्यू 120x की, ये वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए से तुम्हारा आंसर आ रहा है डायरेक्ट, मंथली इनकम आ रही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में कहता है कि ए स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट। ठीक है, ए ने टोटल मान लेते हैं इसकी 100x थी, इसमें 30% तो रेंट पे दे दिया, 20% ऑन फूड पे दे दिया, 20% फूड हो गया अपना, 10% अपना हो गया क्लॉथ्स पे। ठीक है, तो 60% तो ये गया अपना, एंड रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग बच गया अपने 40x। ठीक है, रिमेनिंग ये सेविंग होगी इसकी, ये होगी इसकी सेविंग। His saving amount is 9216 more than his expenditure on clothes। A की सेविंग है ये 9126, 9126 रुपये मोर है एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स पे इतना किसने कितना एक्सपेंड किया था, 10x का एक्सपेंड किया था, यानी इसको इसका डिफरेंस, यानी 30x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 9126, और हमें फाइंड क्या करना है 100x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि ए की इनकम मंथली इनकम हमने 100x अज्यूम की है, तो इसे 100x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, तो स्टेटमेंट 2 से भी हमारा आंसर आ रहा है, और इसका राइट आंसर होगा इधर स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, समझ आ गया आपको। इसी तरह आप एग्जामिनेशन में कीजिए, क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ थोड़े लॉजिकल होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस सही है तो आप वहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे, और क्वांट और रीजनिंग के दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना ही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है। स्टेटमेंट 1 में क्या रखा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, एंड ए इज डबल एफिशिएंट एस बी, और ए इज डबल एफिशिएंट एस बी, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है 2x और x दे रखी है डबल एफ, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों ने मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी 3x, दोनों ने मिलकर 8 दिन लगा दिया उस काम को पूरा करने में, काम की टोटल यूनिट होगी 24, और बी अकेला कितना करेगा, क्योंकि बी अकेले की यूनिट थी x, एक्स 24 डेज में काम करेगा, सो 8 स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ये होगी स्टेटमेंट 1 की बात। अब करते हैं स्टेटमेंट 2 की बात।
स्टेटमेंट 2 में कहता है कि इफ ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, ठीक है, ए और बी ने कोई काम किया, 5 दिन इन्होंने काम किया, उसके बाद ए चला गया एंड बी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क, बी ने उसको काम को 9 days में कंप्लीट कर दिया। तो हमको बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम इसमें बता ही नहीं सकते, हमको टोटल काम ही नहीं पता। जब तक टोटल काम पता नहीं चलेगा या उसकी यूनिट नहीं पता चलेगी, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि बी ने उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ओनली वन, स्टेटमेंट 1 अलोन। इसका आंसर है स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। ओके, करेक्ट। देखो किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक आ सकता है इसके अंदर, आपको सारे टॉपिक करके जाने कवर, और कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, और कोई बहुत टफ नहीं होता बैंक का सिलेबस, आप जितना हो सके उसको करने का ट्राई करना सारे टॉपिक्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ड एंड स्ट्रीम का। इसमें कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर ए, तो रिवर ए की स्ट्रीम बतानी है हमें। फर्स्ट हमें कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर ए एंड रिवर बी इज 2:1। ठीक है, बोट ए कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, पी कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर इन रिवर ए। जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो तो 20 किलोमीटर है रिवर ए में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रीम क्यों मान लेता हूँ ए एंड बी, जो है मान लेते हैं 2x और x है, ये उनकी स्ट्रीम है। एंड बोट क्यू कवर 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स इन रिवर बी। बोट क्यू करता है, बोट क्यू की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है ना, रिवर बी के अंदर ये अपस्ट्रीम स्पीड है। अब ये इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है ए की, और ए के अंदर स्ट्रीम दे रखी है मान लो हमें 2x, तो जो उसकी हमें स्ट्रीम फाइंड करनी है ना, तो उसकी मान लेते हैं स्टील वाटर जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 20 - 2x, और इसकी स्टील वाटर स्पीड हो जाएगी 9 + x, ये हो जाएगी इसकी स्टील वाटर स्पीड। इसके अलावा हमें यहाँ पे और क्या मिल सकता है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं मिल सकता। स्ट्रीम अकेले से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है अभी स्ट्रीम के बारे में, इसको यहीं होल्ड करते हैं, लास्ट में देखेंगे दोनों से कुछ होता है तो। सेकंड हमें क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन बोट पी एंड बोट क्यू इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर। बोट पी एंड क्यू की स्टिल वाटर में जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। बोट पी कवर 51 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स इन स्ट्रीम बी। बोट बी की स्ट्रीम बी में डाउन स्ट्रीम चलते हुए स्पीड जो है 17 किलोमीटर पर घंटे। अब देखो इसे हमें ये पता है कि स्टिल वाटर स्पीड बोट बी की पी और क्यू की कितनी है 2 किलोमीटर। अब अकेले से तो कुछ निकल नहीं सकता, ठीक है, पी और क्यू से अकेले से तो कुछ निकल सकता, लेकिन अब हम दोनों अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसकी स्टिल वाटर स्पीड पता है पी की, इसकी पता है स्टिल वाटर स्पीड, ठीक है, बोट क्यू की भी पता है, और ये भी पता है हमको बोट पी के अंदर उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है 17, तो जो उसकी स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 17 - x, जो कि बोट बी की हो जाएगी 17 - x। ठीक है, तो इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम तो कोई भी डेटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा सारी स्पीड दी हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर सीरीज का। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, और डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे। आप सेशंस को देखा करें, और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं उनको भी देखें, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें देखते हैं कि हमें नंबर दे रखे हैं 12, 19, 33, 117। 117 पे तो बड़ा हो जाता है ना, 12, 19, 33, 117। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में देखता हूँ तो 19 दूना 38 होता है, 12 दूना 24 होता है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मल्टीप्लाई में भी। ऐड करते हैं तो 117 बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। चलो मल्टीप्लाई भी देखते हैं, अगर मैं करता हूँ 12 दूना 24, ठीक है, तो यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई टू 5, फिर आता है 19 दूना 38, फिर भी 5 आता है, ये सही है। फिर अगर मैं इसको करता हूँ 33 इंटू 2 66, उसमें 5 करता हूँ तो आता है 61, 61 इंटू 2 कर देता हूँ, ये 122, 5, 117 आ रहा है आंसर। 61 इज अवर राइट आंसर। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 - 5 मल्टीप्लाई 2 - 5 इज अवर राइट सीक्वेंस।
ओके, ये बात हुई। हम पहले, सबसे पहले इसको यही चेक करना सीरीज के अंदर कि आपका गैप थोड़ा है या बड़ा है। अगर गैप आपको बड़ा लग रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड पे, जो अदरवाइज थोड़ा लग रहा है तो फिर आप प्लस माइनस पे देख सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 8, 27, 53, 161, 285। अब इसमें देखता हूँ मैं 8 से 27, 53, यहाँ तो इतना बड़ा कुछ दिख नहीं रहा गैप। तो यहाँ अगर डिफरेंस देखूँ तो यहाँ 19 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है हमारे पास, 26 का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस आता है हमारे पास 124 का डिफरेंस आता है। तो इसमें और क्या आता है, यहाँ बीच में दो डिफरेंस और आएंगे, 19, 26। तो डबल डिफरेंस करके देखते हैं, यहाँ 7 का डिफरेंस आएगा। 7 से 7 दूनी करूँ अगर मैं इस, तो 128, ये तो नहीं बैठेगा। 7 डबल कर देंगे, जो डिफरेंस करके देखते हैं। बहुत कम बैठ रहा है यहाँ, 14 का डिफरेंस 7 के बाद 14 का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 40। 28 कर लेते हैं, 28 तो नहीं 56 कर लेते हैं। यहाँ बैठता है अपना। ठीक है, यहाँ पे अपना जो नंबर आएगा वो अपना आएगा 90। बेसिक नंबर इज 93। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 93। ओके, गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है कि 80, 120 से 120, फिर 30, फिर 45, 1 ऊपर हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर और बढ़ भी घटते रहे, जैसे 45 से 9 हो गया, 5 सा हो गया यहाँ तो 1.5 होगा, 30 से 45। तो यहाँ देखते हैं 80 से 120 के, तो ये तो 1.5 पे ऐड हो गया। ठीक है, फिर अपने पास होगा 4 से डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर भी 1.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हुआ 5 से, यहाँ हुआ 1.5 से मल्टीप्लाई। 1.5 से मल्टीप्लाई तो कॉन्स्टेंट है, और डिवाइड किया 4 से हो गया, 5 से हो गया, फिर यहाँ तो 6 से डिवाइड होना चाहिए इसका। 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 6, 12, 6 तो नहीं 12, 2.25 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 2.25। बट समझ आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, 18, 160, 18 दी चौक मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 हो गया, यहाँ पे भी हो रहा है मल्टीप्लाई 3। ये तो बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई 3 कर दो आप, करेगा अपने पास 486। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज 486। ओके, गॉट इट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये तो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन थे, आपके पीएम था, ऐसे क्वेश्चन भी जूम कर सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे एग्जामिनेशन में, कुछ टफ भी आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं होगा सारा पेपर ही टफ होगा, सारा पेपर ही ईजी होगा, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या क्या रखा है, 155, 62, 186, 15 चौक 60, और 4 दूनी 20, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, 18, यहाँ पे भी हुआ है ना हमारा मल्टीप्लाई 4, 4 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, इस सीक्वेंस बैठते हैं। तो इसको करते हैं 4 से, तो ये आता है 6 चौक 744, 744 है ऑप्शन में, इज और राइट आंसर 744। एक बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 3 4 3 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वालिटी क्वेश्चन का। देखो क्वालिटी क्वेश्चन के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेंगे। क्वालिटी इस तरह क्वेश्चन 2 3 तो कम से कम मिलते हैं, खासतौर से आरआरबी क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूँ। इतने यार टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर -20 एक्स प्लस, इसके जो दो रूट बन जाएंगे वो बन जाएंगे 99 है ना, तो 11 एंड 9, ये दो रूट बनेंगे हमारे पास इसके। और इसमें देखते हैं 108 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108, ये क्या हो सकता है 108 से। 12 नहीं में 108, हाँ 12 नहीं में 108 होता है ना, तो 12 उसका 9, ये बनता है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, 11 है वो -12 से बड़ा है, 9 -12 से बड़ा है, 9 9 के इक्वल है, सो ग्रेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, द राइट आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या रखेगा, एक्स -40 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर जब इधर जाएगा
वो तो 0 बन जाएगा। तो उसका हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 40। यहाँ से तो एक नंबर निकला है। उसके बाद हमें पता है 102.36 102 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 107.36 107.36 पे क्या हो सकता है 102.36 मैं इसको स्क्वायर करता हूँ क्या 116 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना पॉइंट समथिंग और आएगा फिर प्लस में आएगा फिर एक बार माइनस में आएगा 14.4 तो 42 तो तुम्हारा प्लस में ही है ये तो इनसे बड़ा ही है तो x इज ग्रेटर देन y ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर दैट इज x इज ग्रेटर देन y गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है 6x² प्लस 35x 25 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपना 150 150 क्या होता है 35 30 एंड 5 माइनस जब 6 का डिवाइड करते हैं क्या होता है अपना -5 तो 5.6 आएगा ये आएगा -0.7 ये दो टर्म आएंगे रूट्स आएंगे अपने पास। तो दूसरे में देखते हैं 2y² प्लस 11y 21 देगा 42 माइनस का और 11 अच्छा इसमें माइनस का दे रखा है तो हमको 11 से ज़्यादा आगे चाहिए क्या देगा 42 पे माइनस का 14 प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 अपने रूट आएंगे माइनस का 7 प्लस का 1. तो कंपेयर कर लेते हैं माइनस का 7 5 है माइनस है 0.7 भी -7 से बड़ा है बट -5 और -0.7 प्लस 1.5 से छोटा नो रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी डी इज अवर राइट आंसर एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होगा। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे सेशंस आपको रेगुलर मिल रहे हैं और हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है तो उन सारी क्लासेस को देखिए और जिनको 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी है वो लोग भी रेडी रहिए क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके बाद 2026 के लिए हर रोज क्लास आएगी हर टॉपिक की कवर करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक हर टाइप के क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे।